सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी। सीधी तस्वीरें यदि मैं कहूं तो बिरला मंदिर। मैं बताऊं जिनके साथ मैं हूं, लक्ष्मीकांत, जिनका नाम है शर्मा जी हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा जी एडवोकेट हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार बेबाक बातचीत लगातार रखते रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। किसानों की यदि मैं बात करूं तो किसान आंदोलन में हमारे चैनल के साथ हमारे पैनल में जुड़े हैं लक्ष्मीकांत जी। किसानों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। किसान भूमि से पृष्ठभूमि जो है किसानों की इनकी आती है और एक मशहूर एडवोकेट भी हैं कुरुक्षेत्र के। और मैं आज बात करूंगा कुरुक्षेत्र के बारे में। दोस्तों, आप सभी से मेरी विनती, जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ रहना है और लगातार वीडियो को शेयर दोस्तों आपने जरूर करना है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के हालात जो है बद से बदतर, यदि मैं कहूं तो कोई दो राह नहीं होगा, क्योंकि बद से बदतर जो है कुरुक्षेत्र के हालात हो चुके हैं। आज सुबह की यदि आपको वीडियो याद हो, एक वीडियो मैंने डाली थी जिसके अंदर एक कार सवार का एक्सीडेंट हुआ और कार जो है डिवाइडर पर जाकर रुक गई, यानी कि जो साइड में नाला बना हुआ था उस पर जाकर टिक गई। गनीमत ये रही कि वो कार सवार जो है वो जीवित बच गया, उसको चोट तक नहीं आई। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी वन न्यूज में आपका। धन्यवाद सुभाष भाई जी। लक्ष्मीकांत जी, अभी एक बयान आया था, जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे राजकुमार सैनी जी, उन्होंने कहा था कि 72 घंटे के अंदर अंदर कुरुक्षेत्र की सड़कों का पैच वर्क पूरा कर लिया जाएगा। और 3 दिन पहले का बयान फेसबुक पे भी ये डला हुआ था, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसा बयान आया था, वो मैंने भी देखा है। अखबार की कटिंग भी वो मैंने फेसबुक पर देखी है कि जिलाध्यक्ष हैं भाई राजकुमार सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के। उनकी तरफ से एक बयान था कि वो मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री, जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि उस बयान के अंदर यही एक चीज़ छपी हुई है कि मुख्यमंत्री ने जिलाध्यक्ष को ये कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं कुरुक्षेत्र की सड़कों का हाल इतना बुरा है, मेरे संज्ञान में तो कभी ये बात लाई नहीं गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये जिलाध्यक्ष जी का बयान वहाँ छपा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने हैरानी प्रकट की है कि उन्हें कुरुक्षेत्र की स्थिति का ज्ञान नहीं है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री के लिए यही है। सर, मैं आपकी बात बीच में काटूंगा और मैं आपको बताऊंगा, और दर्शक भी सभी सुन ले जरा ध्यान से। और जो सत्ताधारी जो बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं और विधायक साहब यशोदा जी, वो भी जरा ध्यान से सुने कि मुख्यमंत्री को रूट जो है वो दिया गया केडीबी का। मेन सड़क का कोई रूट किसी भी मंत्री संतरी के लिए नहीं था। जो भी रूट दिया गया भाई साहब वो केडीबी रोड का दिया गया। और उसकी भी मैं बताऊं, उस रूट पे भी सड़कें दिन रात बन रही हैं, आज भी बन रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने कहा कि गीता जयंती पर आने के लिए केडीबी का रूट उनको दिया गया, मान लिया, आपकी बात भी ठीक है और जिलाध्यक्ष महोदय की बात भी सही है कि उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन मेरा कुछ और मानना है कि जिस देश के राजा को, मुख्यमंत्री एक राज्य का राजा है, जिस देश के राजा को, जिस प्रदेश के मुखिया को, कुरुक्षेत्र छोटा शहर नहीं है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि कुरुक्षेत्र को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाना है, हम लेकर के जा भी रहे हैं। जिस शहर को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने की बात करते हो, अफसोस इस बात का है साहब कि उस राज्य के मुख्यमंत्री को उस शहर की स्थिति का पता नहीं है। उसको अब क्या 7 साल के बाद, 7 साल से सत्ता में है वो, और पिछले 6 साल से सड़क टूटी हुई है। एक सड़क है कुरुक्षेत्र की, थर्ड गेट से पिपली तक की, यही एकमात्र ऐसी सड़क है जिसको हम हार्ट लाइन शहर की बोलते हैं। अगर साहब इस सड़क का ज्ञान भी मुख्यमंत्री को नहीं है तो मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कम से कम सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि जिस राजा को शहर के सबसे बड़ी, इसको अगर ये कहें कि सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी कुरुक्षेत्र को माना जाता है, और राजधानी के बारे में ही आपको मालूम नहीं है कि सड़क। अच्छा, ये बताइए गीता जयंती चल रही है, लगातार लोग देश विदेश से लोग शिरकत कर रहे हैं गीता जयंती में, और वो भी सड़कें देख रहे होंगे। कोई सभी लोग तो केडीबी वाली सड़क से नहीं आएंगे, मेन रूट से तो जरूर प्रत्येक व्यक्ति आएगा। बहुत कम लोग जो हैं केडीबी की सड़क को जानते हैं, बाहर का जो पर्यटक आएगा। आप क्या कहेंगे, क्या वो लोकेशन लगा के आ रही है? साहब, मैं वही बात आपको बता रहा था कि मुख्यमंत्री जी को केडीबी रोड से अब ले आए होंगे भैया। मुख्यमंत्री साहब तो हेलीकॉप्टर से आए हैं। मैं ये तो और भी बड़ी कमाल की बात आपने बताई कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए हैं। तो हेलीकॉप्टर से तो सब कुछ दिखता है। जब जमीन को देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है तो हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखेगा क्या? अरे कहीं तो उतरे हो भैया। रामदेव जी भी आए, वो भी हेलीकॉप्टर से आए। साहब, ये हेलीकॉप्टर से आए या कहीं से आए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपके चैनल के माध्यम से, भगवान के आशीर्वाद से आपका चैनल लगातार फल फूल रहा है और मैं मानता हूं कि सरकार इस चैनल को जरूर देखती होगी और वो मेरी बात भी देखे मुख्यमंत्री महोदय कि जिस प्रदेश के मुखिया को
देश की सांस्कृतिक राजधानी हम इसको बनाने की बात करते हैं, सांस्कृतिक राजधानी की सड़कों का पता ही नहीं है साहब, टूटी हैं 6 साल से। और मैं एक और बात बता दूं, आपके ही चैनल के माध्यम से, अगर मैं खुद की बात करूं, आपके ही चैनल के माध्यम से कम सैकड़ों बार कुरुक्षेत्र की आवाज़ को मैंने उठाया है, और कम से कम 50 बार कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन भी किए हैं कुरुक्षेत्र की स्थिति को लेके। और फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि यार मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कुरुक्षेत्र की सड़कों के बारे में। तो भैया उस देश के राजा का, उस प्रदेश के राजा का हालात लगा लीजिए और अंदाजा आप ये लगाइए कि गीता जयंती चल रही है। और अब भी मुझे सबसे बड़ी हैरानी इस बात की, मैंने उनका जो साहब ने जिन्हें पोस्ट वो डाली थी, मैंने बाकायदा वहाँ पोस्ट पे भी एक कमेंट किया था। मैं करता नहीं हूँ किसी दूसरे दल की राजनीतिक पोस्ट पे कमेंट, लेकिन मैंने उस दिन किया क्योंकि मेरा दिल रो पड़ा कि 6 साल के बाद, 6 साल के बाद अगर आप पैच वर्क करोगे तो धन्य हो भाई आपका विकास और आपके नेताओं का विकास, कि 6 साल में सिर्फ आप टांकियाँ लगा रहे हो। जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय आए हैं उस दिन, उससे अगले दिन, और मैं रोज इसी सड़क से कोर्ट जाता हूं, मैं देखता हूं कि वो पैच वर्क चल रहा है, पैच वर्क चल रहा है। भैया 6 साल में पैच वर्क, 3 बार आप लोगों को इसको पता नहीं कितने पैसे, 1400 करोड़ आए, कितने करोड़ आए, कभी 1900 करोड़ आए, कभी 1100 करोड़ आए, वो गए कहाँ? क्या पैच वर्क ही होगा क्या उनमें? 1100 करोड़ में, 1400 करोड़ में पैच वर्क करोगे आप? धन्य है भाई आपका भ्रष्टाचार और आपका पेट और आपके जो है वो कलेजे को भी मैं स्वागत करता हूँ। इतना बड़ा कलेजा आप ले रहे हो कि पैसे जाते कहाँ हैं पता ही नहीं लगने देते। अच्छा ये बताइए, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी, कांग्रेस आएगी क्या? देखिए साहब, एक प्रश्न में 2 प्रश्न आपने किए हैं भाई। पहला प्रश्न तो ये है, आपने कहा कि क्या बीजेपी सरकार बनाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो पंजाब है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे गोवा है, और चाहे सबसे बड़ा राज्य है जहां पर आजकल नरेंद्र मोदी दिन रात गलियों में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश है। 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं भारतीय जनता। कारण क्या मानते हो? क्या मानते हो कि किसान आंदोलन भी इसका कारण रहेगा? लाजमी साहब, किसान के साथ जो इन्होंने किया है, किसान को आतंकवादी बताया, किसान को माओवादी बताया, किसान को खालिस्तानी बताया, किसान को पाकिस्तानी बताया, किसान को गुंडे बताया, किसान को बिकने वाला बताया, किसान को शराबी बताया, ये चीज़ें भूल सकते हैं क्या? जिस तरीके से 700 750 किसान बॉर्डर पर शहीद हुए, और वो तो सिर्फ बॉर्डर की बात है साहब, जिस तरीके से विभिन्न राज्यों के अंदर किसानों की इन लोगों ने हत्याएं की हैं, हत्या। लखीमपुरी के अंदर क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, और वही व्यक्ति देख, नैतिकता तो मैं कहता हूं लोगों में है ही नहीं। मैं बार बार कह चुका हूं, मैं मतलब कहते कहते मुझे शर्म आने लगी, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। ये इतने बेगैरत लोग हैं कि जिस व्यक्ति के बेटे पर सीधा आरोप है, सीधी FIR है, उस व्यक्ति को केंद्र में मंत्री बनाया हुआ, वो भी गृह मंत्री बनाया हुआ, गृह राज्य मंत्री। फिर इंसाफ की बात करते हैं, और ये लोग कहते हैं किसान। अब मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ प्रधानमंत्री की चेयर का, संवैधानिक पद, और हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा पद आता है। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, बात बात पर झूठ बोले, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले, और जिस देश का प्रधानमंत्री, मैं रात एक किसी भाई का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मेरे पास आया भी है वो, उसने बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये किसी रैली में उत्तर प्रदेश में अब बोल रहे हैं वो, और 1700 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विज्ञापनों पर खर्च कर चुके हैं अब तक। और विज्ञापन भी कौन से? वैक्सीन लगवाने के लिए धन्यवाद, हमने इतनी वैक्सीन लगवाई। भैया मेरे वैक्सीन लगवाने के लिए धन्यवाद किसका कर रहे हो? आपकी मॉरलिटी है यार ये। आपने वैक्सीन लगवाई, कोई एहसान करवा दिया लोगों के ऊपर क्या? धन्यवाद किस बात का है? तो ये चीजें 1700 करोड़ रुपए वो कहते हैं फिजूल खर्ची सरकारों ने की। तो आप क्या करते हो साहब? 193 करोड़ रुपए, एक वो मेरे पास वीडियो आया रात, बिल्कुल वो कहते हैं कि सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं कि इनको दिया गया है। वो कितना सच है वो तो देखिए, बिना आग के धुआं तो नहीं उठता मेरे ख्याल से। धुआं उठा है तो आग भी लगी है कहीं। अच्छा, मोदी जी के जो मंत्री हैं उन्होंने भी श्रेय लिया कि टीकाकरण जो है बिल्कुल फ्री किया गया,
क्योंकि करोड़ों व्यक्तियों को टीका जो है वो लगना था, 80% के करीब जो है टीकाकरण हो चुका है। हो चुका है। आपकी बात को चलो मैंने मान लिया। वो लोग कहते हैं फ्री में इंजेक्शन लगे, ठीक है लगे, भाई पहले भी लग रहे हैं जी। हमने तो कभी शोर नहीं मचाया। कांग्रेस के टाइम से भी आप क्या पोलियो के टीके ही याद करा रहे हो? हाँ बिल्कुल करवा रहा हूँ मैं। हमने तो कभी आज तक विज्ञापन नहीं दिया। हमने, हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमने फ्री में टीके लगवा दिए। आपके कहने का मतलब ये है कि श्रेय लेने की कोशिश की गई टीकाकरण का। देखिए मैं सब वही बता रहा हूँ। आप ये कहते हैं कि फ्री में लगाए, यार विज्ञापन पर अगर 1700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उस 1700 करोड़ में से 500-400 करोड़ तो वैक्सीन पर खर्च, वैक्सीन के विज्ञापन पर खर्च हुए हैं, तो वो फ्री में कहाँ रह गई? एक विज्ञापन पर अगर आपने 1000 रुपये खर्च कर दिए एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के हिस्से में अगर 1000 रुपये आ गए विज्ञापन के, तो वो तो उसको तो 1000 में वैक्सीन पड़ गई। आप तो फ्री में करें, कहाँ की फ्री रहेगी साहब? सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाने के लिए आप 1700 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो, फिर कहते हो। ये सारी पब्लिक को याद है। किसानों का मुआवजा देने की बात सब आई थी पीछे, अभी आपने किसान की बात की थी। आपने कहा कि आप आंदोलन वापस ले रहे हो। इसके मंत्री भी कहते हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। काहे का बड़ा दिल दिखाया यार? कहाँ दिखा दिया? और वो भी ये भी कहा है कि बड़ा दिल भी दिखाया, कुछ किसानों को समझा नहीं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं। बड़ा दिल दिखाया होता तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बयान देते कि 700 किसानों की जो अकाल मृत्यु हुई है, मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं। ये था बड़ा दिल। मेरी वजह से 700 किसान शहीद हुए बॉर्डर पर, यह बड़ा दिल था। साथ ही साथ मुआवजा उनके लिए घोषित करते, ये बड़ा दिल था। लेकिन प्रधानमंत्री उल्टा आज भी क्या कहते हैं, उनके मंत्री क्या कहते हैं कि कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। तो यार कुछ किसानों का ना समझाने की वजह से आपने कानून वापस ले लिए। मैं तो कमाल मानता हूँ, इतना जिद्दी आदमी जिसका 56 इंच का सीना हो, जो छाती ठोक कर बोलता हो कि मैंने तो उसको धूल चटाई, वो कुछ किसानों से मात खा गया क्या? कुछ किसानों से? अरे आपका बड़ा दिल है ना, आप कहते हैं कि किसान भाइयों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, देश से माफ़ी मांगता हूँ, और किसानों से माफ़ी मांगते हुए बिल वापस लेने चाहिए थे, ना कि ये कहते हुए कि मैं कुछ किसानों से। कुछ किसान नहीं थे, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान था, किसान 1 साल तक बैठा रहा। मैं फिर कहता हूँ ये किसान की बड़ी जीत है, लेकिन जो किसान के साथ गुजरी है वो भूलने के लायक कतई नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने किसानों की बात छेड़ी, मैं भी इसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कुर्सी छोड़ चुके, क्योंकि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हो, कांग्रेस के नेता भी रहे हो और हो भी अभी भी नेता। वो बीजेपी जो आपके विपक्ष में है, और बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह जो है बीजेपी का दामन थामने वाले तैयार हैं। लेकिन बीच में खबर आई कि उन्होंने अपनी कोई अलग से पार्टी बना ली, पंजाब में इस पार्टी को उतारेंगे वो अब की बार इलेक्शनों में। आप क्या कहेंगे, कांग्रेस को कितना फर्क पड़ेगा पंजाब में? देखिए साहब, पहली बात तो मेरा वो कद नहीं कि मैं अमरिंदर सिंह पर टिप्पणी करूं, वो बड़े नेता हैं। लेकिन बड़ा तब तक होता है इंसान जब तक बड़प्पन दिखाता है, जब कोई इंसान अपने कद के अनुसार कोई फैसला ना कर सके, अपने कद के साथ इंसाफ ना कर सके। मैं मानता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़े नेता थे, मगर उन्होंने अपने कद के साथ इंसाफ नहीं किया। कहीं ना कहीं ये खबरें रह कर आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रेम प्यार की पिंगें झूल रही हैं। और इसका सबसे पहला उदाहरण मिला था जब जलियांवाला बाग का नवीनीकरण किया गया केंद्र सरकार द्वारा, जो कि राहुल गांधी जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि जो पुरानी धरोहर है, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, अगर हम उनकी दीवारें गिराकर नई बना देंगे, नए पेंट करेंगे, नए सिस्टम से उसको जोड़ेंगे साहब, तो पुरानी धरोहर का कहाँ पता लगेगा? इतिहास क्या कहता है? इतिहास ये कहता है कि जो पुरानी धरोहर हमारी है, जो पुरानी चीज़ें हमारी हैं, अब आने वाली पीढ़ियों को दिखाएं कि जलियांवाला बाग क्या था, कि जलियांवाला बाग ये था। लेकिन जब जलियांवाला बाग को या किसी और जगह को उसको नए सांचे में ढाल करके बना दिया जाएगा तो वो पर्यटन की जगह तो बन सकती है साहब, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर वो नहीं रहती। राहुल गांधी जी ने इसका उस वक्त बयान दिया था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी जी के बयान के खिलाफ जाते हुए नरेंद्र मोदी की हाँ में हाँ मिलाई थी। उस दिन ये पता लगने लग गया था कि जो अमरिंदर सिंह हैं वो कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और उन्होंने साबित भी कर दिया। देखिए, मैं राजनीति करना हर आदमी का हक है। 80 साल की उम्र और उसमें 10 साल चीफ मिनिस्टर, केंद्र में आपकी पत्नी कैबिनेट मंत्री रह चुकी है, आपके बच्चे सत्ता के हिस्सेदार हैं। 80 साल की उम्र होने के बावजूद अगर आपको मान लिया
कि पार्टी के हित में या किसी भी हित में आपको सीएम पद से रिजाइन लिया आपसे गया है, तो इतना तो हिम्मत होनी चाहिए यार कि चुपचाप बैठ जाओ। ये वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिसने 2017 में कहा था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है। कहाँ गया वो, उसकी जुबान कहाँ गई कैप्टन अमरिंदर की। लेकिन हकीकत यही थी साहब कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़ी शख्सियत है, बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े कद का छोटा आदमी। मेरी नज़र में कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े कद का छोटा आदमी है। और पंजाब के लोगों ने आपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की जिक्र की, मैं देख रहा था कि जिस वक्त कैप्टन साहब ने रिजाइन किया था, सबसे बड़ा स्टेटमेंट उनका यही था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकता हूं। कितना शर्मनाक और बेगैरत ये बयान था कि जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो आप, किसानों के हक में आप खड़े हो, आप उसी बार एक मतलब इतनी सी कैप्टन साहब सहन नहीं कर सके कि आज कुर्सी गई है और अगले दिन सुबह भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा ये बताइए, हरियाणा में हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी आप भी उनके साथ काफ़ी समय आपने बिताया है, जो हमारे सुनने में आया है। उन्होंने कार्यक्रम चलाया विपक्ष आपके द्वार। क्या यह प्रोग्राम कांग्रेस के नाम से नहीं होना चाहिए था? विपक्ष का क्या मतलब, विपक्ष तो इसमें तो आम आदमी पार्टी भी है हरियाणा में, उसके अलावा चौटाला साहब भी हैं, और भी तमाम पार्टी हैं, विपक्ष के नाम से क्यों? देखिए साहब, वैसे तो मैं मतलब वही बात आ जाती है कि जो बड़े बड़े कद के जो लोग होते हैं ना, अब हमारी दिक्कत क्या है कि हमारा कद अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। बात रखने का अधिकार सभी को है, आप भी नेता हो कांग्रेस के। हुड्डा साहब बड़े नेता हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है, बिल्कुल वाजिब प्रश्न है और मैं खुद इसमें सहमत हूँ कि विपक्ष आपके द्वार जो कार्यक्रम है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में तो वही बात है कि विपक्ष में तो आपकी लोकदल पार्टी भी है, विपक्ष में तो आपके आप पार्टी भी, चाहे उसकी कोई सीट नहीं है, कोई उसका एमएलए नहीं है या कोई दूसरी और पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। यानी कि आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये नाम जो है गलत है, कांग्रेस आपके द्वार होना चाहिए? प्रोग्राम कांग्रेस आपके द्वार होना चाहिए था, कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके साथ होना चाहिए था और कांग्रेस के बैनर के नीचे ये प्रोग्राम होना चाहिए था, जरूरी था। अब वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं विपक्ष आपके द्वारा, अब वो तो साहब मतलब उन पे कांग्रेस के ऊपर भी आरोप हरियाणा में लगातार रहा है कि कांग्रेस के भी कई दड़े हैं, शैलजा जी का अलग है, हुड्डा साहब का अलग है। देखिए ये बात अक्सर आती है, बात आपकी सही है और उसमें मतलब नहीं, इसमें अशोक तंवर जी का भी नाम है, वो भूल गया था। अशोक तंवर जी तो आज खैर अब तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा है, और लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कसक है और उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज भी नहीं है। क्योंकि लोगों का भी मानना यही है कि कांग्रेस की सरकार जब हरियाणा से गई थी तो इनकी कई अलग अलग धड़े हो गए थे, उस समय भी चर्चा का विषय रही है। देखिए धड़े, थोड़ा सा सुभाष भाई एक फर्क होता है, एक होती है धड़ेबंदी, एक होती है राजनीतिक विषय या अपने विचारों का तालमेल। कई बार क्या होता है कि एक ही परिवार में दो भाई हैं, दोनों की विचारधारा अलग होती है, उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते, उसको धड़ेबंदी आप नहीं कह सकते, वो एक अलग मामला होता है कि ठीक है दो भाई हैं उनके विचार नहीं मिलते। तो कांग्रेस का भी ऐसा ही मसला है कि वैचारिक मतभेद हो सकता है, मेरा काम करने का अंदाज कुछ और है, दूसरे का काम करने का अंदाज कुछ। ये बात मैं खाली हरियाणा की नहीं कर रहा, पंजाब के अंदर भी ऐसी सिस्टम रहा है, उसके अलावा राजस्थान में भी, क्योंकि राहुल के पास जो है लगातार लोग जा रहे थे पंजाब में, और अमरिंदर सिंह के चक्कर में, और जो उधर में सरदार जी थे, क्या नाम था उनका सर? कैप्टन अमरिंदर जी, कैप्टन अमरिंदर के साथ दूसरे जो थे बाजवा साहब जी, उनके चक्कर में भी, बाजवा साहब के चक्कर में भी कई बार लगातार वो गए हैं। देखिए वही बात आती है सुभाष भाई कि ये राजनीति में हम लोग हैं और किसी भी क्षेत्र में हो, जब महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हो जाती हैं, और अब मैं राजनीति में आया हूँ तो मेरा भी एक मन था कि मैं भी जनता की सेवा करूँ, विधायक बनूँ, मेरा भी सपना है, दूसरे भाई का भी सपना है। लेकिन सवाल इस बात का कि उस सपने को लेकर के एक तो सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ सपना देखता है और एक दूसरा व्यक्ति जो है उसके लिए काम भी करता है। सपना तो सिद्धू साहब भी देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, आपकी पार्टी के, कांग्रेस के। तो मैं वही बता रहा था कि सपने देखना हक है, लेकिन उस सपने के लिए काम भी करना चाहिए। सिद्धू साहब नो डाउट के कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए कि जब दूसरे का कंपेयर आता है, दूसरा व्यक्ति कोई आता है, तो आप उसके मुकाबले कहाँ खड़े होते हैं। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन उस सपने के लिए। अब देखिए आपने कांग्रेस की जिक्र किया, कांग्रेस की बात की, हरियाणा की बात की, मुझे कहने में कोई देखते, मेरा दर्द आज भी छलकता है इस बात को लेकर के। जब किसी आपके पास, मैं मतलब देसी भाषा में एक बात कह दूं कि जिस माँ के 4 बेटे हैं
और चारों एक से बढ़कर एक हों, लेकिन वो माँ फिर भी किसी पांचवें बेटे को गोद लेकर के अपना काम लगा दे, तो भाई चारों को दुख तो आएगा। तो वो बात बनती है। मैं अगर टिकट का हकदार हूँ, मुझे पता है कि मेरा हक बनता है, लेकिन मेरे हक पर अगर कोई आप 10 दिन पहले 4 दिन पहले किसी को टिकट दे करके किसी को मेरे सर के ऊपर बिठाओगे, दर्द तो मुझे भी होगा भाई, इंसान तो मैं भी हूँ। तो हर जगह ये मामला आता है। मैं मामला जैसे आपने जिक्र किया कि चाहे वो राजस्थान का चाहे कहीं का भी है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर आदमी को मांगने का हक है अपने काम के अनुसार। साथ ही साथ ये हमें देखना पड़ेगा, पार्टी आला कमान को भी एक चीज़ देखनी तो पड़ेगी कि सबको साथ लेकर के, सबको साथ, जैसे राजस्थान में किया है कि राजस्थान में सचिन पायलट जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, उनका मनमुटाव हुआ गहलोत साहब के साथ, कांग्रेस आला कमान ने, लेकिन उस व्यक्ति ने पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना मंच बनाया कांग्रेस के अंदर कि हम कांग्रेस में रहकर ही अपने हक की बात करेंगे। आप यानी कि कहना चाहते हो कि राजस्थान वाला यहाँ पर लागू होना चाहिए, हरियाणा में, ताकि ये सब जगह होना चाहिए। जब तक आप तमाम लीडर्स को, जितने भी बड़े नेता आपके हैं जी, किसी भी राज्य के अंदर, चाहे हरियाणा की अगर आप बात करते हैं, चाहे हुड्डा साहब है, चाहे मैडम शैलजा है जो प्रदेश के अध्यक्ष है, चाहे रणदीप सुरजेवाला है भाई, और चाहे दूसरे और बड़े नेता हैं, सबको साथ लेकर के तो आप आगे बढ़ सकते हो। किसी व्यक्ति विशेष पर जब आप छोड़ दोगे तो मुझे लगता है कि नुकसान होगा। जी, अभी आपको लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस एक रहेगी? बिल्कुल रहेगी। हरियाणा में कांग्रेस एक रहेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत कांग्रेस दर्ज करेगी। तो ये थे दोस्तों जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। एडवोकेट हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जा रहे हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।